हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, बीएससी थर्ड ईयर के लिए केमिस्ट्री। तो इससे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करें, आप पहले एक चीज़ देख लीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी भी चीज़ को लेकर आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक में आपको कुछ भी क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम पर आपको फिजिक्स गुरु इंडिया आईडी को फॉलो करना है और वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां पे आप हमसे कुछ भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जहां से आपकी क्लास मिस नहीं होगी। वीडियो के टाइमिंग, क्लास के टाइमिंग, फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने क्या स्टार्ट की थी? CFT। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलिए अब इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CFSE, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, स्प्लिटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है इन फैक्टर्स का, तो वो चीज पढ़ेंगे आज हम इसमें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देख लो, चार्ज ऑन मेटल। जो मेटल पर चार्ज होता है वो किस तरीके से स्प्लिटिंग को अफेक्ट करता है। तो इसमें हमने 3 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे। CFT में हमने 3 कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक पढ़ा था हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखो, जो इसमें हमने कॉम्प्लेक्स पढ़े थे, इसमें हम क्या बताते थे? ज्योमेट्री देखते थे, साइज देखते थे। अब देखो, मान लो कोई एग्जांपल ले लो। इस तरह का कोई एग्जांपल ले लो। अब देखो, इसमें क्या है? मेटल है, लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। दैट मीन्स क्या है? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और मान लो एक हमने ऐसे ले लिया, इस पे चार्ज क्या लिया? +3। ये भी हमारा मेटल है, ये भी लिगेंड है, इसमें भी Fe मेटल है, इसमें H2O 6 लिगेंड है। देखो, अगर हमारे क्या लिगेंड और लिगेंड मेटल क्या हो? सेम हो किसी भी कॉम्प्लेक्स में। देखो, ज्योमेट्री भी सेम दिखाएंगे, दोनों क्या है? ऑक्टाहेड्रल है दोनों, ज्योमेट्री सेम है इनकी, मेटल सेम है, लिगेंड सेम है। तब इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? इनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगी चार्ज पर। मेटल पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा, मेटल पर चार्ज जो प्रेजेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? देखो, जो हमारा स्प्लिटिंग होती थी वो किसके बीच होती थी? लिगेंड के और मेटल के बीच में होती थी। देखो यहाँ पे जैसे जैसे हमारी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो हमारा जो मेटल आयन है, मेटल आयन का जो साइज है वो क्या होगा? मेटल आयन का साइज रिड्यूस हो जाएगा। देखो, मेटल आयन क्या हो गए? रिड्यूस हो गए साइज। तो इनके बीच क्या हो गया? रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो गया। रिपल्सन फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब ये कैसे डिपेंड करता है? देखो, जिस पे भी ज्यादा चार्ज होता है, देखो इस मेटल आयन पे कितना चार्ज है? +2 है और इस पे +3 चार्ज है। तो ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा? देखो, इस पे चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा होने का मतलब, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है उस मेटल आयन का साइज क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। साइज कैसा हो जाएगा? रिड्यूस। जब साइज रिड्यूस होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी? इसमें साइज रिड्यूस होगा तो रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। रिपल्सन फोर्स ज्यादा है तो स्प्लिटिंग कैसी होगी? हाई स्प्लिटिंग होगी। तो इसका मतलब जिन मेटल आयंस पे, यानी कि जिस कॉम्प्लेक्स पे हमारा ज्यादा चार्ज डेंसिटी है उसमें हाई स्प्लिटिंग होगी। कैसी होगी? हाई स्प्लिटिंग होगी। तो इसमें हाई स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या बनेगा? फर्स्ट वाले में स्प्लिटिंग कम होगी, सेकंड वाले की कंपैरिजन में क्या हो गया? ये स्प्लिटिंग ऑर्डर हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर हमारा मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, ज्योमेट्री सेम है,
तो हमारी जो स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगी चार्ज डेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करेगी? चार्ज डेंसिटी पर। जिस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है उसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? ज्यादा इफेक्टिवली होगी। तो ये चीज क्लियर हो गई। इस पे कैसे डिपेंड करता है? चार्ज पे। अब इसमें एक चीज और देखो आप, अगर कॉम्प्लेक्स पे हमारा चार्ज भी सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए? चार्ज सेम हो जाए, तो हमारी स्प्लिटिंग कैसे पता करेंगे हम? देखो हमारी ज्योमेट्री सेम हो जाएगी, हमारा लिगेंड सेम हो जाएगा, लेकिन एक चीज तो डिफरेंट होनी चाहिए, या तो ज्योमेट्री डिफरेंट हो, या लिगेंड, या मेटल, या फिर चार्ज। लेकिन अब इस कंडीशन पे बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बनती है हमारी? अगर हमारे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री सेम हो जाए, लिगेंड सेम हो जाए, लेकिन जो मेटल आयन है, मेटल आयन डिफरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक एग्जाम्पल ले लो, +2, और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप देखो अब इसमें क्या हो रहा है। इस वाले में देखो, पहले मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, ज्योमेट्री सेम है, चार्ज डेंसिटी डिफरेंट है। इस वाले में आ जाओ, मेटल डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मेटल। लिगेंड सेम है, ज्योमेट्री सेम है, और तो चार्ज भी इसमें सेम है। तो इसमें जो हमारी स्प्लिटिंग है वो किसके बेसिस पर करेंगे? हम मेटल के बेसिस पर करेंगे। किसके बेसिस पे पता करेंगे? मेटल के बेसिस पे। देखो जो मेटल के बेसिस पे हमें स्प्लिटिंग पता करनी है, उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा मेटल आयन है उसका एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। मतलब जो हमारी चार्ज डेंसिटी यानी कि हमारी जो स्प्लिटिंग होगी उस वाले कॉम्प्लेक्स में ज्यादा होगी जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा। एटॉमिक नंबर कम होगा तो इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? हाई होगी। अब एटॉमिक नंबर कम ज्यादा कैसे इफेक्ट करता है? एटॉमिक नंबर कम है तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर मान लीजिए ये वाला जो है हमारा Fe के लिए 3d6, ये 3d6 और ये वाला हमारा 4s2 शो कर रहा है। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर कम है तो इसका मतलब इसके बीच क्या है? ज्यादा अट्रैक्शन हो, मतलब इनके बीच जो होगा ज्यादा रिपल्सन फोर्स। ये किसके? न्यूक्लियस के क्लोज है। जब रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगी? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब मान ली, अब इसके लिए ले लीजिए Ni के लिए, Ni के लिए ये हो जाएगा, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच रिपल्सन फोर्स कैसा होगा? कम होगा। किस वाले की कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। जब इसमें Fe की कंपैरिजन में कम रिपल्सन फोर्स होगा तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें स्प्लिटिंग भी कम होगी। क्या होगी? स्प्लिटिंग भी कम होगी। तो देखो इसमें जो ऑर्डर होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्टेबलाइजिंग एनर्जी का क्या होगा? जो जिस मेटल पे, जो मेटल है हमारा मेटल आयन है जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि चार्ज और मेटल कैसे डिपेंड करता है, कैसे इफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को, CFSE को। तो एक बार देख लीजिए, इन द कॉम्प्लेक्स हैव सेम ज्योमेट्री। अगर कॉम्प्लेक्स में सेम ज्योमेट्री है एज वेल एज सेम लिगेंड है, देन हाई चार्ज ऑन मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज स्प्लिटिंग। मतलब जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लार्ज स्प्लिटिंग के लिए। किसके लिए? लार्ज स्प्लिटिंग के लिए। बिकॉज एज द चार्ज डेंसिटी ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस द साइज ऑफ मेटल आयन विल रिड्यूस। मेटल आयन का साइज क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कैसे रिड्यूस होगा। एंड स्ट्रॉन्गर रिपल्सन फोर्स बिटवीन लिगेंड एंड मेटल कॉज इट्स हाई स्प्लिटिंग। हमारी चार्ज डेंसिटी कैसी हो गई? ज्यादा हो गई। चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो गई तो साइज क्या हुआ?
साइज रिड्यूस हो गया, साइज रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, रिपल्सन फोर्स ज्यादा वर्क कर रहा है, रिपल्सन फोर्स ज्यादा वर्क कर रहा है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग कैसी होगी, हाई होगी। तो इसके लिए आप ये एग्जांपल लिख लीजिए। इसका यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कैसे, +2 इस पर चार्ज कैसा ले लिया, +3। चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा है, सेकंड वाले में ज्यादा है, तो स्प्लिटिंग किसमें होगी, सेकंड वाले में ज्यादा होगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो स्प्लिटिंग किसमें ज्यादा होगी, सेकंड वाले में ज्यादा होगी। ये एग्जांपल लिख लीजिए इसके लिए। और देखो आप दूसरी हमारी कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, इफ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम ज्योमेट्री, कैसी ज्योमेट्री हो, सेम ज्योमेट्री, सेम लिगेंड, ज्योमेट्री सेम हो, लिगेंड सेम हो, बट डिफरेंट मेटल, कैसे मेटल हो, डिफरेंट मेटल, देन मेटल हैविंग लोअर एटॉमिक नंबर विल बी हाईली स्प्लिटेड। कैसा होगा, हाईली स्प्लिटेड होगा, जिसमें एटॉमिक नंबर कैसा होगा, एटॉमिक नंबर जिसमें कम होगा। तो ये रहा इसका एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है क्वांटम नंबर ऑफ मेटल, यानी कि जो क्वांटम नंबर होती है वो कैसे होती है। देखो जो सेंट्रल मेटल होता है वो डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग कर सकता है, कैसे, डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन सी होती है, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन होती है 4D और थर्ड ट्रांजिशन होती है 5D सीरीज। ये ट्रांजिशन सीरीज पे बिलोंग कर सकता है, कैसा, जो सेंट्रल मेटल होता है बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज, देन स्प्लिटिंग, तब जो स्प्लिटिंग होती है अलग अलग ट्रांजिशन, देखो जैसे कोई हमारा मान लो हमारा कोई भी मेटल 3D सीरीज से बिलोंग कर रहा है, एक हमारा 4D से कर रहा है, एक हमारा 5D से कर रहा है, तब हमें इन तीनों में अलग अलग सीरीज के मेटल्स में हमें स्प्लिटिंग बतानी है, क्या बतानी है, स्प्लिटिंग बतानी है। तो जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो क्वांटम, कौन से क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट ईयर में पढ़े गए हैं। देखो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था वो हमें इंफॉर्मेशन देता था किसके बारे में, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, किसके बारे में, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। तो जो 3D मेंबर का, जो 3D मेंबर यानी कि 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे ज्यादा इफेक्टिवली स्प्लिट हो सकते हैं। क्यों, देखो जैसे हम, ये सीरीज है हमारी, इसमें जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते हैं, नीचे को चलते हैं, तो क्या होता है, तो जो हमारे नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच जो होगा रिपल्सन फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स इनके बीच कम हो जाएगा। कैसे, मान लो 3D जो सीरीज है, 3D सीरीज में हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा इधर आ रहा है, तो इनके बीच क्या होगा, इनके बीच ज्यादा रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा इन कंपैरिजन टू 4D। 4D में मान लो इधर आ रहा है, और 5D में मान लो इधर आ रहा है, तो इनके बीच ज्यादा रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, या 4D के बीच या 5D के बीच। ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, ये 5D हो गया। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा। तो इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है, जो 3D सीरीज में हमारा रिपल्सन फोर्स ज्यादा वर्क करता है, और रिपल्सन फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि हमारी जो स्प्लिटिंग होगी मेटल की वो ज्यादा इफेक्टिवली होगी। कैसी होगी, ज्यादा इफेक्टिवली इन कंपैरिजन टू 4D और 5D। अब देखो बात करते हैं 4D और 5D के बारे में। 4D और 5D जो सीरीज होती है इसमें जो हमारी स्प्लिटिंग होती है वो नियरली सेम होती है। क्यों होती है,
जो हमारी 4D और 5D सीरीज के जो मेंबर होते हैं वो नियरली सेम होते हैं। जो इनका जो साइज भी होता है वो क्या होता है, नियरली सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी 5D सीरीज होती है उसमें क्या हो जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ जाता है? यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी की वजह से जो हमारे 4D और 5D सीरीज होती हैं उनमें स्प्लिटिंग क्या होगी, उसमें स्प्लिटिंग जो होती है नियरली सेम हो जाती है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब देखो एज अ एग्जांपल, देखो एक 3D सीरीज का ले लिया हमने, एक 4D सीरीज का कॉम्प्लेक्स ले लिया और एक 5D सीरीज का कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। जो 3D सीरीज है सीआर में स्प्लिटिंग कैसी होगी, सीआर में स्प्लिटिंग कैसी होगी, सीआर में स्प्लिटिंग होगी ज्यादा इन कंपैरिजन टू इनके। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ शेल्स इनकी कंपैरिजन में कम है, नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो इसका मतलब रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। रिपल्सन फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग होगी हमारी वो भी ज्यादा होगी। अब एक बार ये देख लो, इफ सेंट्रल मेटल बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज, डिफरेंट ट्रांजिशन सीरीज यहाँ पे क्या कही गई है, 3D 4D और 5D सीरीज, देन स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता था हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, नंबर ऑफ शेल्स। The D subshell of 3D member will split it more effectively than 4D और 5D member। जो हमारा D सबशेल होगा 3D मेंबर यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो D सबशेल होगा वो ज्यादा इफेक्टिवली स्प्लिट होगा इन कंपैरिजन टू या मोर देन 4D एंड 5D members। And the splitting of 4D and 5D series will be nearly same। nearly same होगी क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा 5D मेंबर में, 5D मेंबर में यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन 5D मेंबर। अब इन एग्जांपल्स की बात करते हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले एक ऑर्डर बना लीजिए। जो हमारा देखो 3D में कैसा होगा, हमारी स्प्लिटिंग होगी ज्यादा। कैसी होगी? 3D में स्प्लिटिंग होगी ज्यादा। 4D और 5D में कैसी होगी? अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। ये ऑर्डर बनेगा। 3D में इन दोनों से ज्यादा होती है और 4D और 5D में नियरली सेम होगी। क्यों? क्योंकि 5D सीरीज में आ जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का ऑर्डर। अब इनकी बात करते हैं। ये कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का है। 3D सीरीज की है तो फर्स्ट में कैसी होगी? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये 4D सीरीज की और ये 5D सीरीज के हैं तो इनमें जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो कैसी होगी? नियरली सेम। तो सेकंड और थर्ड जो होगी इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? नियरली सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो ये चीज क्लियर हो गई। दो टॉपिक पढ़ लिए, 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने, चार्ज ऑन मेटल और क्वांटम नंबर ऑफ मेटल। चार्ज ऑफ मेटल में भी क्या बताया था हमने? पहले तो हम चार्ज डेंसिटी देखते हैं, अगर हमारे लिगेंड और ज्योमेट्री दोनों सेम है तब क्या देखते हैं? हम चार्ज देखते हैं। चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो वो ज्यादा इफेक्टिवली स्प्लिट होगा। और फिर दूसरी चीज क्या हम देखते हैं? अगर हमारा चार्ज सेम है और लिगेंड सेम है यानी कि ज्योमेट्री भी सेम है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं मेटल देखते हैं। और उसमें हम स्प्लिटिंग कैसे पता करते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। और क्वांटम नंबर में क्या देखा हमने? 3D मेंबर जो हो गए, 3D मेंबर ज्यादा इफेक्टिवली स्प्लिट होगा इन कंपैरिजन टू 4D एंड 5D। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब इसमें आगे देखो, आगे क्या है हमारा टॉपिक? आगे है इसमें ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री यानी कि स्क्वायर हेड्रल, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल है वो कैसे इफेक्ट करेगी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को। तो इसमें देखो जो हमने 3 कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे या ऐसे कह लीजिए 3 तरह की ज्योमेट्री पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने ऑक्टाहेड्रल, एक पढ़ी थी हमने टेट्राहेड्रल
और एक क्या पढ़ी थी हमने, स्क्वायर प्लेनर। ये 3 ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने। तो इसमें हमने स्प्लिटिंग भी पढ़ी थी इनकी। क्या पढ़ी थी, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग जैसे हमने कहा था ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा ओ, और टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा टी, और स्क्वायर प्लेनर के लिए डेल्टा एस पी। ये क्या थी हमारी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग या फिर एनर्जी गैप ऐसे कह सकते हैं। तो देखो जो ज्योमेट्री होती है, द ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल इज डिफरेंट। अब तो देखो पहले तो हमने 2 चीजें पढ़ी थी। अगर हमारी क्या हो, ज्योमेट्री सेम हो, लिगेंड सेम हो, तब चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मेटल सेम हो गया, अगर मेटल डिफरेंट हो गया, चार्ज डेंसिटी सेम हो गई और चार्ज डेंसिटी के साथ साथ ज्योमेट्री भी सेम होगी, तो हमारी किस पर डिपेंड करती थी स्प्लिटिंग, लोअर एटॉमिक नंबर वाले मेटल पर डिपेंड करती थी। अब इसमें देखो अगर हमें ज्योमेट्री ही डिफरेंट दे दी जाए तो हम कैसे करेंगे। अगर हमारी ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल इज डिफरेंट देन CFSE और स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ मेटल। क्या ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी, यानी कि स्क्वायर प्लेनर की कैसी है, टेट्राहेड्रल की कैसी है और ऑक्टाहेड्रल की कैसी है। लेकिन उसके लिए हमें पहले ऑर्डर पता करना पड़ेगा किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है और किसमें स्प्लिटिंग कम होती है। तो देखो डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी निकली थी वो ये निकली थी 1.3 टाइम्स होती थी वो डेल्टा नॉट की। किसकी होती थी, 1.3 टाइम्स होती थी डेल्टा नॉट की। और डेल्टा एसपी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री में स्प्लिटिंग होती थी वो ऑक्टाहेड्रल से कैसी होती थी, ज्यादा। कैसी होती थी, ज्यादा। और टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कितने टाइम्स होती थी, 0.45 टाइम्स। और इसमें स्प्लिटिंग लेस देन होती थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसी होती थी, लेस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बना हमारा स्प्लिटिंग का ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने ऑर्डर बनाया है इस ऑर्डर का मतलब क्या निकला। तो जो हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, फिर ऑक्टाहेड्रल और फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हमारी स्प्लिटिंग क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसके ऑर्डर पे हम क्या करेंगे, हम इनकी स्प्लिटिंग बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऑक्टाहेड्रल है, कौन सा टेट्राहेड्रल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो सबको पता है जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है हमारा ये कैसा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल। ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें ये देखो कि ये भी हमारा -2 है, ये भी -2 है, ये भी निकला है, ये भी निकला है, लेकिन इसमें क्या चेंज है, इसमें हमारा लिगेंड अलग अलग है। तो इसमें हमारा जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारा स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो उसे आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, जो हमारा देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता था, कैसा होता था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारी जो ज्योमेट्री होती थी वो कैसी होती थी, देखो हमने उसमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी, किसके बेसिस पर की थी, वीक फील्ड लिगेंड पे, क्योंकि उनका स्पिन कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। हाई स्पिन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें क्या होती है, पेयरिंग करने की बजाय वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब क्या होते थे, वो वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पर होती थी। अब इसमें देखो Cl है या Cn है वीक फील्ड लिगेंड, Cn तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये वाली जो कॉम्प्लेक्स हुआ ये हमारा कैसा हुआ, ये वाला कॉम्प्लेक्स हुआ हमारा टेट्राहेड्रल, और रेस्ट वाला कैसा हुआ, स्क्वायर प्लेनर। अब हमें पता चल गया ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है हमारा ऑक्टाहेड्रल, ये वाला टेट्राहेड्रल है, और ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा, ये वाला कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर। अब तो इनके बेसिस पर हम आराम से बता सकते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होगी किसकी ज्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा है डेल्टा एसपी यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि थर्ड वाले की हो गई सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
फिर उसके बाद आ गया हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फिर सबसे कम स्टेबलाइजिंग एनर्जी किसकी होती है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो हमारा ये ऑर्डर बन गया CFSE को लेकर। तो ये चीज क्लियर हो गई। जो हमारे अगर ज्योमेट्री अलग अलग दे दी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी जो होगी हमारी डिपेंड करेगी जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री पर। डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है और फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आगे करेंगे हम नेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड की नेचर पर हम उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कैसे बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए अभी। अब इसमें आगे बात करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड की नेचर जो होती है वो CFSE को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो देखो जो नेचर ऑफ लिगेंड है वो हमारी कैसे, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो वैल्यू होती थी किसकी, CFSE की, वो इन्फ्लुएंस होती थी बाय द लिगेंड। लिगेंड कैसा होता था एंड इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें हमने कैसे बनाई थी वो सीरीज, हमने पहले क्या लिए थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और फिर वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को लेकर हमने क्या बनाई थी, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या करेंगे, उसी के बेसिस पर इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फाइंड करेंगे। लेकिन जो जिनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं जिनके कंपाउंड्स की, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स की कितनी होती थी, 6 होते थे। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्लाइड नहीं होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें अप्लाई नहीं होगी, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो स्प्लिटिंग कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, उन स्प्लिटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो चीजें देखते हैं। जिन मेटल का जिन लिगेंड का साइज कैसा हो, स्मॉल हो और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लिगेंड कितने लिगेंड्स के लिए, केमिकल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बात कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या देखे हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम देखेंगे जो लिगेंड होगा वो हमारा अगर स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कैसा, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो हमारा स्ट्रॉन्गर रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा। देखो छोटा साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, छोटा साइज है, तो कैसा रिपल्सन फोर्स होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स होगा। और रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो हमारी क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए क्या देखेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखेंगे हम जो साइज होगा लिगेंड का वो स्मॉल होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और दूसरा क्या देखेंगे हम, अगर जो हमारा लिगेंड है मल्टीपल बॉन्डेड है, कैसा है, मल्टीपल बॉन्डेड है, तो मल्टीपल बॉन्डेड लिगेंड जो होता है वो ज्यादा स्प्लिटिंग शो करता है सिंगल बॉन्डेड की कंपैरिजन में, क्योंकि जो मल्टीपल बॉन्डेड लिगेंड होता है वो पाई बॉन्ड इजीली बना लेता है। और जो पाई बॉन्ड इजीली बना लेगा तो इसमें रिपल्सन फोर्स क्या होगा, रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा किस पे, मेटल पे। मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन फोर्स ज्यादा हो जाएगा मल्टीपल बॉन्डेड में इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्डेड। तो इसमें आप देख लीजिए इसमें कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि जिन कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम किसके बेसिस पर करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर। तो इसमें लिखिए इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो CFSE होगी इन्फ्लुएंस बाय द लिगेंड, द वैल्यू ऑफ CFSE is influenced by the ligand.
In octahedral complexes, the value of CFSE is influenced by the ligand. और ये किसके बेसिस पर आइडेंटिफाई की जाती है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पर. And it can be identified on the basis of spectrochemical series. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी हमारी? हमने जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किए थे तो इसमें सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी. तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या थी हमारी. CO, CN, फिर इसके बाद क्या होता था हमारा? NO2, फिर इसके बाद NH3, फिर इसके बाद क्या होता था? C2O4, फिर इसके बाद H2O, फिर EN, और फिर क्या होते थे? OH और हेलोजन्स F, Cl, Br और I. तो ये थी हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या हो गई है हमारी? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इसमें हम जो कॉम्प्लेक्स की क्या देखते हैं? नेचर देखते हैं कैसा है वो. तो उसमें मतलब किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो हम इनके बेसिस पर देखेंगे. इनके बेसिस पर कैसे देखेंगे? देखो एक एग्जांपल देखो. इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए. इसमें क्या करेंगे हम? लिगेंड देखेंगे. लिगेंड की नेचर यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है, और फिर उसके बेसिस पर हम उसकी स्प्लिटिंग बताएंगे कि कैसी स्प्लिटिंग होती है इसमें. एक ले लीजिए इसमें NH3, और एक CN, तो ये चीज हो गई हमारी. अब क्या करते हैं? देखो इस पे हम जो हमारा मेटल है, मेटल हमारे तीनों कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? सेम है. और कैसी है इसकी लिगेंड? कितने हैं? इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है लिगेंड्स की. इसमें भी 6 लिगेंड्स हैं, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है. अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे हम कि कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं हमारे, उसमें कैसी होती है? स्प्लिटिंग ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वीक फील्ड लिगेंड. तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है? देखो लिगेंड कौन कौन से? एक F है, एक तो क्या हो गया हमारा? F हो गया, एक NH3 है और एक CN है. तो इसमें देखो कि जो हमारी सीरीज है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? CN है. तो CN वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? ज्यादा होगी. इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? ज्यादा होगी. फिर क्या है हमारा? NH3, फिर NH3 में इससे स्प्लिटिंग कम होगी, और फिर लास्ट क्या है हमारा? F. इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी? इसमें स्प्लिटिंग कम होगी, या ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. तो ये चीज क्लियर हो गई कि इसमें लिगेंड के बेसिस पे किसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस में कैसे हम स्प्लिटिंग फाइंड कर सकते हैं कि किस कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग ज्यादा है और कौन से कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हमारी कम है. ये तो बात हो गई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले की, इसे नोट कर लीजिए. अब बात करेंगे हम जिन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है. क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4. जिन कॉम्प्लेक्स में हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है उसमें हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अप्लाई नहीं होती. उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी अप्लाई नहीं होती, मतलब हम उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड नहीं देखते. मैंने अभी आपको बताया था जब हमने लास्ट वाला फैक्टर किया था. लास्ट वाला फैक्टर कौन सा किया था हमने? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. उसमें हमने जो लिगेंड जो थे 4 थे, जिनमें कॉम्प्लेक्स कैसे थे? 4,
लिगेंड थे जिन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 थी, उनमें हम क्या देखते थे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स थे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स थे, उनमें जब हमने ज्योमेट्री में हमने क्या किया था, उसमें डिफरेंस देखा था। क्या देखा था, स्प्लिटिंग किस में ज्यादा होती है, तो हमने किसके बेसिस पर देखा था, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर देखा था। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, उसमें जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अप्लाई नहीं होगी। तो उसमें देखिए किसके बेसिस पर करेंगे हम, तो इसमें देखो पहले देखते हैं हम लिगेंड का साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें देखो 4th पॉइंट डाल लीजिए, 4th पॉइंट तो चल रहा है, इसमें देखिए कैसे होगा ये, लिगेंड हैविंग स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will the ligand having small size और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई। will create stronger repulsion force, will create stronger repulsion force, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, ज्यादा हो, और चार्ज साइज कैसा हो, ज्यादा कम हो, साइज छोटा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कैसे होंगे, वो हाई रिपल्सन फोर्स शो करेंगे। जब रिपल्सन फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो इट कॉजेज लार्जर स्प्लिटिंग। ये चीज क्लियर हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में कैसे देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम क्या देखेंगे, साइज और हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एज अ एग्जांपल देखिए, अब इसमें एग्जांपल में आप कोई भी कॉम्प्लेक्सेस ले लीजिए जिनका साइज में डिफरेंस हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कैसी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए 4। तो आप देखिए इसमें एक तो ये ले लिया, क्या ले लिया, NiCl4 -2, दूसरा ले लीजिए Br और तीसरा ले लीजिए I। ये ले लिया हमने। अब इसमें देखो जो हमारी स्प्लिटिंग है वो कैसे निकालेंगे हम, स्मॉल साइज, क्या देखेंगे, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, जो F या F तो है नहीं, इसमें Cl, Br और I जो है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और छोटा साइज। देखो I का साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू FCl, Br। I का साइज कैसा होता है, सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फिर Br आता है, फिर Cl आता है। Cl का साइज इन सब की कंपैरिजन में कैसा है, सबसे छोटा है। और इसमें क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, Cl, Br और I की। साइज की बात हो गई, साइज देख लिया, साइज कैसा हो गया हमारा, आयोडीन का हो गया सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का इससे कम, फिर क्लोरीन का होता है सबसे कम। तो इसमें साइज के बेसिस पर करेंगे तो क्या आएगा ऑर्डर हमारा, Cl में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, फिर Br में और फिर I में। तो ये क्या हो गया हमारा, स्प्लिटिंग का ऑर्डर हो गया।
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमें क्या देखना होता है, एक तो स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉल साइज होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा, तो उनमें क्या होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अब बात करते हैं, ये तो हमारी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी। अब बात करते हैं मल्टीपल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जिन लिगेंड में मल्टीपल बॉन्डेड होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, वो ज्यादा स्प्लिटिंग शो करते हैं इन कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड। कैसे, देखो इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो यही है हमारा, जो हमारा लिगेंड होता है, इफ लिगेंड इज मल्टीपल बॉन्डेड देन इट कॉजेज मोर स्प्लिटिंग इन कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, because multiple bond ligand will be easily approached towards metal to form pi bond, so it cause stronger splitting। तो ये चीज क्लियर हो गई। देखो अब एग्जाम्पल के थ्रू देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक NiCl4 ले लिया हमने, एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया। अब इसमें देखो जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर। तो इसमें देखो Cl में कैसा बॉन्ड बनता है, Cl होता है सिग्मा बॉन्ड का, और जो हमारा CO होता है, CO जो लिगेंड है हमारा, इसमें हमारे मल्टीपल बॉन्डेड बनते हैं। तो मल्टीपल बॉन्डेड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। मल्टीपल बॉन्डेड वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा मेटल की तरफ इजीली मूव करेगा, और जब मेटल की तरफ मूव करेगा तो इसमें रिपल्सन फोर्स कैसा होगा, इसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा। रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो इसमें स्प्लिटिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ऑर्डर हमारा CFSE के लिए। तो दो चीजें हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पहले तो देखेंगे साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद क्या देखेंगे हम, जिनमें मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड होते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, कल करेंगे हम इसकी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस, और फिर ये टॉपिक क्या होगा, एंड होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए।